बताइए कि आपने कभी देखा है पाकिस्तानी मीडिया, एज अ जर्नलिस्ट ऑफ कोर्स हम लोग सब जगह के ही मीडिया देखा जाता है, तो जैसे मैं भी जर्नलिस्ट हूँ तो मैं इंडियन मीडिया भी देखती हूँ, दूसरे इंटरनेशनल मीडियाज भी देखती हूँ उसके अलावा, तो आपको कोई फर्क लगा है आपको पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया में? पाकिस्तानी मीडिया में अभी कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले बड़ी शानदार स्टोरी आई थी। इनफैक्ट मेरी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा थी कि मैं आरजू से पूछूं कि स्टोरी के बारे में क्या हुआ। आरजू, एक गैम्बलिंग के आरोप में एक गधे को अरेस्ट कर लिया गया था पाकिस्तान के अंदर, और उसकी बड़ी बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज बनी थी। तो मैं जानना चाहता हूँ उस गधे को जमानत मिल गई है या नहीं, या पाकिस्तान में गधे जनाब अभी भी जेल में है। और मुझे समझ नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी सुदृढ़ क्यों हो गई हो कि गधों को भी जेल में डालना पड़ रहा है। आपने व्यापार तो बहुत करा चाइना के साथ गधों का, लेकिन गधों को आप जेल में भी डालेंगे, ये मैंने पहली बार सुना है। में आपके यहाँ बड़ी गैम्बलिंग होती है, गधों के साथ उनको गाड़ी में दौड़ के भगाते हैं और उसके बाद गैम्बलिंग करते हैं। तो इस बार तो बेचारे गधे महाशय खुद जेल चले गए, तो जमानत मिली कि नहीं मिली? आरजू की क्या जानकारी है जर्नलिस्ट? सर एज अ जर्नलिस्ट मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, क्योंकि मैं आजकल सिर्फ ये तो करना चाहिए आपको, इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वर्ल्ड की है कि पाकिस्तान ने गधे को अरेस्ट कर लिया। आप बताइए, ऐसी न्यूज होगी तो दुनिया में कोई बिना चाव के पढ़े बिना कैसे रह सकता है? जो बताइए ना मुझे, आप खुद बताइए। नहीं सर, इस तरह की न्यूज आपको पता है हर जगह ही चलती है, बॉर्डर के दोनों तरफ अजीब अजीब सी न्यूज आती है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर एक चीज, पहले आपका कैमरा थोड़ा शेक कर रहा है, आपका मोबाइल शायद या लैपटॉप। ठीक है, आप ठीक है? हाँ अब बेटर है। अच्छा सर मुझे बताइए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपने कोई डिफरेंस देखा है गधे के अलावा? कुछ देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया में और इंडियन मीडिया में? कोई फर्क लगा आपको? मैं ये नहीं कह रही कि हमारे यहाँ आपकी तरह की रिपोर्टिंग नहीं होती, होती है, लेकिन फिर भी कुछ लगा आपको फर्क? देखिए, मुझे लगा कि पाकिस्तानी मीडिया आजकल इंडिया की तरह डिबेट डिस्कशन बहुत सारे कर रहा है, बहुत सारे शो चाइना को लेकर भी कर रहा है कि चाइना और भारत के साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया जितना मैंने 2-2.5 दिनों के अंदर देखा और महसूस किया, वो ये महसूस किया कि आपके जो वजीर खाजरा जिनको बोलेंगे, शायद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बड़े परेशान है कि कहीं भारत फ्लैग अटैक कहीं पाकिस्तान के ऊपर ना कर दे, और वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं। तो मुझे अभी यही लग रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया इस बात से भी बहुत डरा हुआ है कि चाइना जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। 43 सैनिकों को हमने मार डाला वहां पर, और बहुत बुरी तरह रीढ़ की हड्डी और गर्दन तोड़ तोड़ कर मारे है, क्योंकि चाइनीज की जो पीएलए है उनको युद्ध का किसी भी तरह का अनुभव तो है नहीं। उन्होंने आज तक एक युद्ध नहीं लड़ा, और वियतनाम वॉर में भी उन्होंने मुंह की खाई थी, और इंडियन अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि चाइनीज मीडिया के अंदर अभी भी मोदी फोबिया पूरी तरह से बरकरार है। वो इस बात को लेकर बड़े डरे हुए हैं कि कहीं भारत आकर उनके 4 टुकड़े न कर दे, जिस बात की चर्चा तब से हो रही है जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर शासन संभाला है वजीर आजम बनकर। हाल ही के दिनों में खबर आई थी कि फिर से नई कोशिश हो रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। और मैं आपको जरा ताजा उदाहरण दे दूं, कल की मैंने खबर पढ़ी है, गिलगित बाल्टिस्तान और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अस्पताल हैं उनको खाली करा लिया गया है। खाली इस डर से कराया गया है कि अगर हमारे सैनिक वहां पर घायल होकर पहुंचे तो उनको तीमारदारी हो सके। तो सोचिए किसके मन में डर है? डर पाकिस्तान के मन में है, डर भारत के मन में है? इंडिया फोबिया पाकिस्तान के मन में है या पाकिस्तान फोबिया इंडिया के मन में है? आपको कैलकुलेट कर सकती हैं। ये खबरें आपके प्रमुख अखबारों के अंदर छपी, आप चाहें तो मैं इसका प्रिंट आउट आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर सकता हूँ। नहीं सर, पाकिस्तान को ऐसा इंडियन फोबिया नहीं है, लेकिन हाँ जाहिर है हम दोनों एक नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे तो नहीं रह सकते कि एक दूसरे की खबर ना रखें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स खाली करवा लिए गए हैं या इस तरह की कोई बात है। एक चीज और, आप लोग चाहे आपका शो हो चाहे किसी का भी शो हो, आप लोग जो न्यूज देते हैं उससे पहले आप एक रिपोर्ट चलाते हैं आप लोग, तो आप लोग कभी डबल चेक करते हैं उसको? कहीं से आप लोगों को पता होता है कि जो आप बना रहे हैं, जो आप न्यूज दे रहे हैं अपने लोगों को, वो आप ठीक दे रहे हैं या आप मिसगाइड कर रहे हैं? आप मजीद हम पॉइजन नहीं डाल रहे अपने लोगों में कि जी एक दूसरे के खिलाफ नफरतें बढ़ाने का काम कर रहे हैं, घटाने के बजाय? और पाकिस्तान कहता है कि जी वायलेशन इंडिया कर रहा है, इंडिया कहता है पाकिस्तान कर रहा है। वो चीज तो चलती रहती है, जब तक कश्मीर इशू है ये चीज तो चलती रहेगी। लेकिन आप लोग उसके अलावा भी बेशुमार, आपको खुद पता है सर, आप डेली शो करते हैं, आपको पता है कि आप लोग क्या कर रहे होते हैं। लेकिन मैं अगेन वही कहूंगी कि आप बार बार एलिगेशंस लगा रहे होते हैं, तो क्यों नहीं आप कुछ अच्छी बात कर सकते? क्यों नहीं? कोई पॉजिटिव भी तो कुछ होता होगा, ठीक है नेगेटिव करें,
लेकिन कुछ पॉजिटिव भी करे ना, कुछ थोड़ा सा कोशिश करें कि टेंशन कम भी हो। बताइए आरजू जी, मैं क्या पॉजिटिव करूं? ये पॉजिटिव खबर करूं फंसाते हुए हमारे दर्शकों को कि गधे को गिरफ्तार कर लिया गया पाकिस्तान में? ये खबर करूं कि 5 जो फिदाइन हैं उनको एलओसी के पार इसलिए घुसाया जा रहा था क्योंकि वो भारत पर फिदाइन हमला कर सके? ये खबर करूं कि हाँ, वहां पर एक आतंकवादी मारा गया और उसने कहा कि पाकिस्तान जब तक हमारा सरपरस्त बना रहेगा तब तक कश्मीर के अंदर आतंकवाद जारी रहेगा? मैं ये करूं कि भारत ने टिड्डी दल से पाकिस्तान को निपटने के लिए फौरी तौर पर मदद देने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हेकड़ी के अंदर उसको इनकार कर दिया। मैं ये खबर रिपोर्ट करूं कि उरी और पठानकोट क्यों हुआ था और पाकिस्तान ने इसके पीछे क्या किया था? अरे भाई, हमने तो आपकी आईएसआई तक को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया था, लेकिन आपके मन में राम और बगल में छुरी होती है, ये पाकिस्तान की फितरत रही है। मैं पिछले 30 साल से पाकिस्तान को कवर कर रहा हूँ आरजू, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जब लाहौर बस लेकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे तो उसके बदले में आपने क्या दिया था? उसके बदले में आपने दिया था करगिल। अगर मैं 2001 की बात करूं, जब आगरा समिट हुई थी, उसके बाद आपने क्या दिया था? जम्मू कश्मीर की असेंबली पर अटैक और पार्लियामेंट पर अटैक। हमने जब सरहद पर सीमाएं बढ़ाई उसके बाद आप डरे, आप चुप हुए, लेकिन 2005 और 2006 में आपने क्या दिया? पूरे की पूरी मुंबई में ट्रेन के ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, दुनिया भर के और ब्लास्ट। और उसके बाद 2008 में आपने क्या दिया? आपने दिया मुंबई का अटैक, जिसमें हमने एक जिंदा टेररिस्ट को पकड़ा और न केवल उसको एग्जीक्यूट किया बल्कि पूरी की पूरी लीगल प्रोसीडिंग्स के साथ एग्जीक्यूट किया। आपका देश तो ऐसा है कि जो ना करगिल के सैनिकों के शव अपने घर पे लाके उनका जो है अंतिम संस्कार या ये कहें सुपुर्दे खाक करता है, और ना ही आपने ये माना कि अजमल आमिर कसाब आपका लड़का था, जबकि जियो टीवी बता बता के हार गया कि ये उसका बाप है, ये उसकी माँ है, ये उसकी बेटी है। ऐसे फेल्ड स्टेट की मैं क्या तारीफ करूं, मुझे बताइए। आपका जो पूरा का पूरा देश है वो गर्त के अंदर जा रहा है आरजू, आपको समझना होगा। इसीलिए मैंने आपको उस दिन ऑफर किया था, आप इलाहाबाद से रहने वाली हैं, आप मुहाजिर हैं, आप आ जाइए, मैं बढ़िया सा मकान आपको गिफ्ट कर देता हूँ इलाहाबाद में, वहीं रहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं है जहाँ से ओसामा बिन लादेन निकले, जहाँ से हाफिज सईद निकले, जहाँ पर मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग पाए जाए, जहाँ पर डेनियल पर्ल जैसे पत्रकार की हत्या हो। मैंने उसकी किताब को कई बार पढ़ा है और मैंने महसूस किया है कि शिद्दत से उस आदमी ने रिपोर्टिंग करने की कोशिश की और किस कॉन्स्पिरेसी के साथ आपको मालूम पड़ा मारा गया उसको। मैं क्या तारीफ करूं, आप बताइए। मैं क्या उस इमरान खान की तारीफ करूं जो गधों से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं और चाइना के अंदर गधों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके सोचते हैं कि उनके देश की जीडीपी बढ़ जाएगी? क्या मैं उस प्रधानमंत्री की तारीफ करूं? मैं उनको एज अ प्लेयर बहुत मानता था, मुझे अच्छे लगते थे, मैं उनका फैन था इमरान खान के, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर है। एक ऐसा फेल्ड प्राइम मिनिस्टर तो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। और ये मैं नहीं कहता, ये आपका पूरा का पूरा देश कहता है कि इमरान खान एक इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है आईएसआई और सेना के द्वारा। अब ऐसे हालात में जब पाकिस्तान को यही नहीं पता कि वो अगले 1 साल की रोटी, अगले 1 साल का पैसा कहां से जुटाएगा, मैं क्या तारीफ करूं पाकिस्तान की? मैं ये तारीफ करूं पाकिस्तान की वहां पर लड़कियों को? क्या मैं ये तारीफ करूं पाकिस्तान की वहां पर छोटी छोटी हिंदू लड़कियों को उठाकर मस्जिद में ले जाया जाता है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करा दी जाती है? क्या मैं ये तारीफ करूं कि वहां पर पंजाबी और सिंधियों के पंजाबी लोगों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार होता है? क्या मैं ये तारीफ करूं पाकिस्तान की कि जिस जगह को धरती का स्वर्ग कहा जाता था उसको आधा अपने चाइना को गिरवी रख दिया? आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, बताइए किस बात पर तारीफ करूं? मैंने इतने सारे पॉइंट बता दिए, इसमें बता दीजिए एक भी तारीफ का पॉइंट है, मैं यहाँ पर 1 घंटे आपके देश की, आपके मुल्क की तारीफ करूंगा। देखें दीपक जी, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप तारीफ करें, आप जो बात कह रहे हैं उसमें से ज्यादातर आपकी एलिगेशन है, कोई आपने उसका प्रूफ कोई नहीं आपके पास। ये सच्चाई है, तो आप चाहे मैं आपके साथ प्रूफ के साथ बैठ सकता हूँ। बलोचिस्तान में सच्चाई है, आप चाहे मैं आपके साथ प्रूफ के साथ बैठ सकता हूँ तमाम घटनाओं की। बिल्कुल सर, देखें बलूचिस्तान में भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट हमेशा से रही है, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कुलभूषण जाधव के बारे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज क्या कहा था, बता दीजिए ना। कुलभूषण जाधव को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस माना है बलूचिस्तान, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप ये बताइए ना कि आप लोगों का बिहेवियर हम लोग बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, उससे पहले आपको ये पूछना चाहिए आरजू कि आप लोग बलूचिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं। आपने पूरे के पूरे बलूचिस्तान को चाइना को गिरवी रख दिया है। आप ग्वादर पर वहां पर पोर्ट बना रहे हैं, आपने एक चाइनीज कॉलोनी वहां पर बना दी है। मैंने अपने शो में उस दिन एक पाकिस्तानी मौलवी की आवाज को सुनवाया था, तो कह रहे थे कि चाइनीज अब हमको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, इससे पहले कि वो हमारे देश पर कब्जा करके इनको निकाल के बाहर करो।
और आपके साथ जो पैनलिस्ट बैठे थे उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी थी कि अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है, ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है, मैं तो कमेंट करना ही नहीं चाहता था। आप मुझे पूछते हैं क्या पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाते, बताइए मैं क्या पॉजिटिव दिखाऊं? ये पॉजिटिव दिखाऊं कि कराची में कोरोना की प्रिपरेशन से पहले ही वहां पर कब्रिस्तान बना दिए गए, ये भी एक हकीकत है, आप जानती हैं इस बात को। कोरोना के प्रिपरेशन बताइए ना कि आप लोग सर पहले तो आप ऑडियो मत चलाया करें, आप वीडियो चलाया करें, जिससे भी आप बात करते हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करते हैं आप वीडियो दिखाइए, ऑडियो तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं, ऑडियो का तो कोई भरोसा नहीं। मैंने वीडियो ही दिखाया था, मैंने आपको वीडियो ही दिखाया था, वीडियो देखकर मैं आपको मौलाना का नाम भी बता सकता हूँ, मुझे मेरे रिसर्च में जाना होगा। सर मुझे ये बताएं कि आप लोग चाइना और पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से क्यों डील करते हैं? चाइना आपको उधर आके इतनी मार लगा रहा है, आप लोग अपने बिजनेस टाइज उसके साथ नहीं खत्म कर रहे, आप लोग उसको कोई सख्त जवाब गवर्नमेंट आपकी नहीं दे रही, सिर्फ कह रहे प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। इस तरह का आप लोग सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एक छोटा देश है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है और चाइना एक बड़ा मुल्क है, तो आप इसलिए चाइना के आगे आप लोग लेटे हुए और पाकिस्तान को आप जो है वो चौड़े होके देख रहे होते, ये डिफरेंस क्यों है? भैया मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान और चाइना में कोई अंतर नहीं है। पाकिस्तान अब चाइना की मात्र एक कॉलोनी बन गया है, कोई देश वेश रहा नहीं है आरजू जी, और आप इस हकीकत को समझ लीजिए, 10-15 साल में आपको इस हकीकत का एहसास हो जाएगा। जहां तक चाइनीज की बात है, जहां तक चाइनीज सोल्जर से हमारे निपटने की बात है, हमारे 20 सोल्जर्स वहां पर शहीद हुए हैं, लेकिन मारते मारते शहीद हुए हैं 43 सोल्जर्स को उन्होंने चाइना के हल्कान किया है। उनमें से 1 दर्जन ऐसे थे जिनकी रीढ़ की हड्डी हाथों से तोड़ डाली गई, उनकी गर्दन तोड़ दी गई, इसलिए क्योंकि 20-29 प्रभु जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे उन पर हमला किया गया था घात लगाकर। चाइना आप भी जानती हैं बहुत डबल गेम करता है, हमारे साथ भी करता है, आपके साथ भी कर रहा है, नेपाल के साथ भी करेगा, श्रीलंका के साथ भी अंबनटोटा में कर रहा है, मालदीव्स के साथ भी कर रहा है। लेकिन आप तो जान के अनजान बने हुए ना, क्योंकि आपको तो पता है कि चाइना के सिवा आपके पास कोई अल्टरनेट है नहीं। इसीलिए चाइनीज शरणम कच्छामी, उइगर मुसलमान चाइना में उनकी क्या हालत होती है उसके बारे में इमरान खान के जबान सिले हुए होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वो उचकने लगते हैं। अभी आपने सुना, कभी आरजू काजमी से मैंने सुना कि चाइना के जो उइगर मुसलमान हैं उनको जिस तरह से कंसंट्रेशन कैंप के अंदर रखा गया है उसको निकाला जाए? क्या आपकी पाकिस्तानी नेशनल असेंबली ने कभी इसके विरोध में प्रस्ताव पास किया? आप कश्मीर पे तो बड़े प्रस्ताव पास करते हैं, आप बताइए ना, चाइना के अंदर जिन मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनका जेनोसाइड किया जा रहा है, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, उनके बारे में तो पाकिस्तान बोलने के लिए कभी खड़े नहीं होता। आप छोटा भाई बड़ा भाई हमको समझा रहे हैं आरजू, आप मुझे बताइए कि आज तक किसी भी पाकिस्तानी मीडिया ने उइगर मुसलमान के बारे में एक शब्द बोला? चलिए मीडिया छोड़ दीजिए, क्या पाकिस्तान की सरकार ने एक शब्द बोला? चलिए पाकिस्तान की सरकार छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की सेना जो वहां की सरकार चलाती है उसने एक शब्द बोला? चलिए उसको भी छोड़ दीजिए, मैं ISI की लेता हूं जो सबसे बड़ी एलआई है चाइना की। उइगर मुसलमानों की जो समस्या है उसके बारे में ISI ने एक शब्द बोला? जिस दिन आप ये तमाम जवाब हाँ में देने लगेंगे उस दिन मैं आपको कहने लगूंगा कि हाँ चाइना में भी कुव्वत है, अब चाइना वाकई में एक नेशन बन गया है। तो सर मुझे ये बताइए कि कश्मीर जो है वो तो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान का हमेशा से उसके ऊपर जो है डिस्प्यूटेड नहीं है, कश्मीर से भारत एक है आरजू काजमी जी। सर 1947 के अंदर राजा हरि सिंह ने सक्सेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर दिए थे, उसके बाद आपने कबीलाई सैनिक गलती से भेजे, उसके बाद हमारी उस वक्त की सरकारों की गलती के कारण कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अंदर चला गया, तो आज भी हमारा है। और 307 को हटाते हुए धारा 370 को खत्म करते हुए भारत ने इस बात का रिजॉल्व एक बार पार्लियामेंट में फिर किया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी गिलगिट बाल्टिस्तान पर हमारा झंडा फहराएगा, और यही हालत अक्साई चीन की होगी। और सर मेरी बात आपने कंप्लीट नहीं होने दी, बिल्कुल जो कश्मीर है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है और अभी तक उसके ऊपर इसी वजह से झगड़ा चल रहा है। दूसरा चाइना की जो आप बात कर रहे हैं कि आपने चाइना के इतने फौजी मारे हैं, वो आपका दावा है, चाइना ये बात नहीं मान रहा है, ना ही चाइना अपने लोगों के मरने की बात कभी मानता है यार? आप तो पत्रकार हैं, बता दीजिए चाइना अपने देश के बारे में कुछ बताता है? चाइना ने आज तक बताया कि कोरोना से कितने लोग मारे गए? आप भी खुद पत्रकार है ना, पत्रकार टू पत्रकार बात करिए। चाइना ने कभी माना है कि उसके देश में ये गड़बड़ी हो गई? लेकिन चाइना एक कंट्री है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना एक डिक्टेटर कंट्री है,
और मुझे भगवान बचाए पाकिस्तान को, जो उसका पिछलग्गू उसकी कॉलोनी बन के चला हुआ है। ये पूरा देश चाइना के मसले पर एक साथ खड़ा हुआ है। अब भले आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बड़ी बड़ी बातें करें, आप भी WTO से बंधे हुए हैं, हम भी WTO से बंधे हुए हैं, चाइना को कोई और सबक नहीं सिखाएगा, सरकार नहीं सबक सिखाएगी, बल्कि यहाँ की जनता सबक सिखा देगी, क्योंकि उसके मन में अब ये बात आ गई है कि चाइनीज प्रोडक्ट को हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी पैसे से वो हथियार खरीद के हमारे लोगों की हत्या करता है। जिस तरह से पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना और सऊदी अरेबिया जैसे देशों से पैसा लेकर हमारे यहाँ पर आतंक को एक्सपोर्ट करता है। मतलब आपकी गवर्नमेंट उसके साथ बिजनेस खत्म नहीं करेगी, आपका जो गरीब आदमी है उससे आप कहेंगे टीवी जला दो, फ्रिज बाहर फेंक दो, मोबाइल तोड़ दो, जो गवर्नमेंट है वो अपना नुकसान नहीं करेगी, आम पब्लिक का नुकसान करेगी। आप अभी भी आप गलत बोल रहे हैं, आप फैक्ट्स की जानकारी नहीं, आप थोड़ा पढ़ लीजिए करिए इंडियन वेबसाइट को। 425 करोड़ 4,225 करोड़ का ठेका इंडियन रेलवेज ने चाइनीज कंपनी के साथ रद्द कर दिया है। 10,000 करोड़ का ठेका महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया है। ऐसा ही कुछ ठेका हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने रद्द किया है। साथ ही साथ स्वदेशी चीजों को अब मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस की कैंटीन के अंदर भेजा जाएगा। समय के साथ भारत कदम उठाएगा, या आप मुझसे लिखवा कर ले लीजिएगा। और भारत की सरकार भी अगर कदम नहीं उठाती है तो भारत की जनता, जो 135 करोड़ है दुनिया में, जो दुनिया का सबसे बड़ा परचेसेबल कंज्यूमर मार्केट है, जिसके पास परचेस करने की पावर है, उसको अपने एहसास का पता है, उसको पता है 2 पैसे ज्यादा ले लूंगा लेकिन भारतीय सामान खरीदूंगा। और मैं तो अपने टेलीविजन चैनल पर आजू ठोक कर बोल के आया हूं, मैंने तो अपने कपड़े भी बदल दिया, मैं सिर्फ स्वदेशी कुर्ता पजामा पहनता हूं अपने शोज के दौरान, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक रिजॉल्व दिखाना है देश के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, कि अगर चाइनीज से आने वाले क्लोथ और प्रोडक्ट अगर हमारी इकोनॉमी के लिए खतरा बन रहे हैं, और खासतौर पर खतरा नहीं, अगर उससे हमारे देश को किसी तरह का नुकसान पहुंच रहा है, तो हमको उसका बहिष्कार करना ही पड़ेगा। लोग टीवी जलाएंगे आरजू, तभी सरकार इस बात का दबाव बन पाएगा सरकार पे कि हाँ, हमको चाइना से इस तरह का व्यापार नहीं करना है। पूरा व्यापार कोई देश नहीं बंद कर सकता, क्योंकि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। लेकिन कैसे कम किया जाए, निसंदेह सरकारें उस पर विचार कर रही है। और 10 एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ कि किन किन राज्यों ने चाइनीज कंपनी के ठेके रद्द किए। तो जो पब्लिक अपना फ्रिज और टीवी जला रही है, क्या सरकार उसको देगी दूसरा, या वो खुद ही करेंगे? आप उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे? सरकार ने कहा था कि आप अपना फ्रिज और टीवी जला दे। अपनी पब्लिक, पाकिस्तान नहीं है जहाँ गधों को बंद कर दिया जाए, ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ गधों को जेल कर दिया जाए। हिंदुस्तान का आदमी अपने डेमोक्रेसी के प्रति इतना संवेदनशील है, इतना समझदार है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, वो जानता है प्रोटेस्ट का तरीका क्या है, वो जानता है प्रोटेस्ट कैसे करनी चाहिए। आप भूल गए 1942 में कि किस तरीके से भारत के अंदर कपड़ा जलाया गया था, भारत की आजादी के लिए स्वदेशी के नाम पर किस तरह से अंग्रेजी कपड़ों को जलाया गया था। उस आंदोलन में तो आप शामिल थी। हाँ, ये बात अलग है कि पीठ में छुरा घोंपकर जिन्ना ने मजहब के आधार पर एक नए देश पाकिस्तान को मान लिया था। लेकिन हिंदुस्तान के रिजॉल्व को आप भी बहुत अच्छी तरह समझती है कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इंग्लैंड को यानी ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने के लिए भारत ने किस तरह से उनके सामानों को जलाया था। और मैं आपको ये बता दूं, मैंने दुनिया के हर क्षेत्र से रिपोर्टिंग करी है, अमेरिका से भी करी है, हवाना क्यूबा से भी करी है, यासिर अराफात के घर से भी करी है, तेल अवीव से भी करी है, डेड सी से भी करी है, बगदाद से भी करी है, अमान से भी करी है, कुवैत से भी करी है, पाकिस्तान से 100 बार करी है, अफगानिस्तान से करी है। हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी दुनिया में जितना सुरक्षित है उतना सुरक्षित किसी भी देश का मुसलमान नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, आपकी कौम में एक वहाबी ताकत है जो चाहती है कि यहाँ पर इस्लाम का राज आए, यहाँ पर शरीयत का कानून लागू हो, ऐसी सोच है। और मुझे पता है आरजू काजमी भी उस सोच से रोज टकराती होंगी पाकिस्तान और इस्लामाबाद। सर ऐसा क्यों चाहेगा? जहाँ पे 80% हिंदू हो वहाँ पे शरीयत लॉ कैसे आ सकता है? दूसरी बात चाहते हैं ना, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? कश्मीर की प्रॉब्लम पॉलिटिकल लगती है आपको? कश्मीर की प्रॉब्लम कम्युनल है। कश्मीर की प्रॉब्लम आरजू काजमी जी कम्युनल है। और मैं आपको ये बता दूं, कश्मीर की प्रॉब्लम कम्युनल है, ये इस बात से स्थापित होता है, अगर वहां की प्रॉब्लम कम्युनल नहीं होती तो जो कश्मीरियत की सबसे बड़ी मिसाल थे कश्मीरी पंडित, उनको मार मार के उनके घरों से भगाया नहीं जाता, मार मार के उनके घर नहीं छीने जाते, उनकी बहू और बेटियों के साथ बलात्कार नहीं किया जाता, उनके बच्चों को तलवारों से श्रीनगर की गलियों में चीरा नहीं जाता। कश्मीर की प्रॉब्लम आपकी क्रिएट की हुई है और कश्मीर की प्रॉब्लम एक टिपिकल कम्युनल प्रॉब्लम है। लेकिन आप चिंता मत करिए, भारत उससे भी निपटना सीख गया है। ये दुआ करिए अल्लाह से
कि किसी दिन ऐसा ना हो जाए जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, किसी दिन आपके 4 टुकड़े ना हो जाएं। आपको भी पता है आपके देश के अंदर वो स्थिति आ गई है, तो 10 आप यही कहेंगे ना 10-15% इस्लामिक लोग कट्टरपंथी हैं। 10-15% इस्लामिक लोग क्या होते हैं? 7 और 8 करोड़ के आसपास। 7 और 8 करोड़ जो है यूनाइटेड किंगडम की पॉपुलेशन है मैडम। और जब एक्सट्रीमिज्म हुआ था तो जर्मनी के सभी लोग हिटलर की तरह नहीं थे, लेकिन पूरी दुनिया ने उसका क्या परिणाम देखा ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इस वहाबी कल्चर को अपनी नसों से निकाल दीजिए मैडम। जिहाद की इस भाषा को आप छोड़ दीजिए, कुरान शरीफ को वाकई मानिए। इस्लाम सभी धर्मों का सम्मान करता है और मैं आपको ये हमेशा कहना चाहता हूँ, मैं अपने शो में हमेशा कहता हूँ, देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। तो आप हिंदुस्तान की मुसलमानों की चिंता छोड़िए और अपने घर में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हर पाकिस्तानी को मिल जाए, इतनी चिंता कर लीजिए, क्योंकि